हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन हमारा बाजार कैसा रहा। ठीक ही परफॉर्मेंस रहा है, बट जाते जाते काफ़ी एक अच्छा अपसाइड हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा थोड़ा सा फ्लैटिश ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब बाजार थोड़ा इंतजार कर रहा है, कोई ना कोई खबर यहाँ पे मिल जाए, इसी के हिसाब से फिलहाल तो ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे के फिन टेक्नोलॉजीज, यस के फिन टेक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको भी रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया था। के फिन टेक हो, कैम्स हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितना ग्रो करेगी इन जैसे कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। प्लस उसी के साथ साथ आईपीओ जितने बाजार में आते हुए देखने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड भी ये कंपनियां काम करते हुए देखने को मिल जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आईपीओ आने के बाद कभी कभी आप अपना अलॉटमेंट चेक करने के लिए भी इनके वेबसाइट के ऊपर जाते होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली इस प्रकार की चीज़ों के चलते इन कंपनीज को अच्छा खासा फायदा मिलता है और भविष्य में देखा गया तो ऐसे बहुत सारे आईपीओ बाजार में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ का फायदा इन कंपनीज को हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। अदानी विलमार की बात करेंगे, आज के दिन सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अदानी विलमार मतलब अदानी ग्रुप की बात करें, कुल मिला के 10 कंपनी शेयर बाजार में है। अभी 10 नहीं, शायद से 11 भी यहाँ पे हो चुके हैं, जो बीच में उन्होंने सीमेंट वाली कंपनी यहाँ पे खरीदी थी। बट फिर भी कोर इनकी 7 कंपनियां हम लोग को देखने को मिलती थी, जो कि आज भी है, ठीक है। उसमें अदानी विलमार अगर देखा गया तो आज भी टफ टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि अगर हम टॉप लेवल से बात करें तो अभी भी यहाँ पे 50-60% की गिरावट देखने को मिल जाती है। और इसमें जो लोग फंसे हुए हैं अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कमबैक कब होगा करके, ठीक है। काफ़ी सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। अदानी विलमार अभी फिलहाल तो जिस प्रकार से अदानी ग्रुप का फोकस जो चल रहा है जिस डायरेक्शन में, एंड कंपनी के सीएफओ ने भी ये पॉइंट बोला था कि भविष्य में वो क्या कर सकते हैं, अपना अदानी विलमार में अपना हिस्सा बेच सकते हैं करके, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने बीच में देखा था कि अदानी एंटरप्राइज में, जो कि उनका एफएमसीजी का बिजनेस एडिबल ऑयल से रिलेटेड ही था, उसको उन्होंने अलग कर दिया और अदानी विलमार में ही मर्ज कर दिया। इस चीज़ के चलते अदानी विलमार की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी हम लोग को और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। सो इसी चीज़ के चलते हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं भविष्य में अगर ऐसी खबर आ गई कि अदानी विलमार में अदानी अपना जो स्टेक है नियर बाय 50% के आसपास ही है, वो यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं करके, तो भी कोई शॉकिंग बात यहाँ पे नहीं होगी। इसके पहले भी वो कोशिश यहाँ पे कर चुके, बट वैल्यूएशन का एक कंसर्न के चलते डेफिनेटली वो डील हम लोग को बार बार कैंसिल आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई थी। सो इसी चीज़ का इंतजार हर कोई यहाँ पे फिलहाल तो कर रहा है। बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में, 5% का सर्किट आज के दिन लगते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अभी मार्केट क्लोज हो जाने के बाद एक खबर यहाँ पे सामने आ गई, जो कि है QIP से रिलेटेड, ठीक है। अलग अलग टाइप से आप फंड यहाँ पे रेज करते हो। QIP भी अगर देखा गया तो इसी का एक प्रकार देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, फ्लोर प्राइस बोलो, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, तो वो प्राइस है दोस्तों 1685.18 पर शेयर। आसान भाषा में अगर बोला जाए, करंट प्राइस जो आज की देखने को मिले क्लोजिंग के हिसाब से 5-5.5% के डिस्काउंट के ऊपर। सो ठीक है, जितना डिस्काउंट होता है उसी के आसपास यूजुअली कभी कभी एडजस्ट हो जाता है स्टॉक, बट फिर भी इतना भागने के बाद भी अगर आप देखोगे कि स्टॉक यहाँ पे 5 साल में 3-3.25% के रिटर्न्स देखने को आप मिल रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर हम डिस्काउंट देखें 5-5.5%, दैट्स इट, इतना ही डिस्काउंट, तो ये देखने का नजरिया तो एक काफ़ी अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली कल के दिन जेन टेक के ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा कि 5.5 का डिस्काउंट दिया है तो कैसा रहता है करके। एंड जो लोग सोच रहे हैं शेयर ये QIP क्या होता है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। आप यहाँ पे कह सकते हो, जैसे मैंने कहा कि कैपिटल रेज करना है, फंड रेज करना है, तो QIB के ओर से ये फंड रेज करते हैं। मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर रहते हैं, जिसको आप चाहो तो इन्वेस्टर भी कह सकते हो, उनसे पैसा रेज करते हैं। आसान होता है, ज़्यादा झंझट नहीं होती है, पेपर वर्क कम होता है। तो अलग अलग माध्यम के मोड्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, फंड रेज करते हो। कि फंड रेज क्यों करना है, ऑब्वियसली कंपनी को आगे लेके जाना है, पैसा चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे NHPC, कल के दिन भी खबर हम लोगों ने देखी थी कि जो एक लैंडस्लाइड हम लोग को देखने को मिला था, इस चीज़ के चलते इनका जो प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, 510 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, तो उसको हम कह सकते हैं एक डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे दिया था। बेसिकली अगर देखा गया सारी चीज़ें हम लोग को प्रॉपरली कवर होते हुए देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली इससे रिलेटेड इंश्योरेंस जैसी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो एक जस्ट अपडेट था जो कि आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ के बारे में, यस ICICI सिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली पॉपुलर बनते हुए देखने को मिल चुका है। और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, जो उन्होंने माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के ऊपर एक और रिपोर्ट निकाल दी कि 77% गिरेगा करके, और उसके बाद लगातार 2-3 दिन स्टॉक गिरा था, आज के दिन थोड़ा बहुत भागा है। उसके पीछे का रीजन भी मैंने फर्स्ट टुडे में कवर यहाँ पे किया है। बट यस, इस चीज़ के चलते ICICI सिक्योरिटीज़ को काफ़ी हेट सोशल मीडिया के ऊपर तो एटलीस्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड खास करके जिनके पास माजगांव डॉक का शेयर होगा
तो वो तो इसमें हम लोग को आराम से देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एनीवेज, सो अभी की अगर हम लोग बात करें तो आईसीसी सिक्योरिटीज़ का जो शेयर है आज के दिन 7.5% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पूछा है सर ये क्यों गिरा, ठीक है, तो इसके पीछे क्या कोई ऐसी रीज़न है कि किसी ने शॉर्ट किया है? ऐसी बात नहीं है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी डीलिस्ट होने जा रही है, ठीक है। एंड ये डीलिस्ट होने के बाद क्या होगी, आईसीआईसीआई बैंक में एज अ होली ओनेड सब्सिडरी करके काम करेगी। सो डीलिस्टिंग जब यहाँ पे इसकी होने वाली थी तो बीच में ऐसे काफ़ी सारे आप चेक भी कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी ऐसी चीज़ें चल रही थी कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनको बताया जा रहा था कि इनके फेवर में वोट करो करके, ठीक है। एंड बाद में जब डीलिस्टिंग से रिलेटेड जो मंजूरी चाहिए होती है वो तो मिल गई इनको हरी झंडी, बट ये मैटर बाद में कहाँ पे चला गया, कोर्ट में चला गया, एनसीएलटी में यहाँ पे चला गया। और जैसे ही ये कोर्ट में चला गया तो हर कोई मतलब जो माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर थे, स्टेक होल्डर थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस चीज़ को रोक दिया जाए करके। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया है डीलिस्टिंग को। मतलब हम कह सकते हैं माइनॉरिटी की शेयर होल्डर को झटका यहाँ पे लग चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते, डिसअपॉइंटमेंट के चलते ये स्टॉक में हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो टाटा पावर, यस टाटा पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 423 रुपये पे स्टॉक देखने को मिला है। इससे रिलेटेड भी एक दो सवाल कमेंट सेक्शन में जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आज भी पूछा जा रहा है किस चीज़ के चलते कि सर यहाँ पे टाटा पावर में क्या गड़बड़ी बताई जा रही है। सो आप देख सकते हैं कि टाटा पावर फोर्सिंग टू बाय कंपनी का लैपटॉप फॉर 65,000 बिफोर लिविंग द कंपनी, ये एक आरोप कंपनी के एम्प्लॉय ने यहाँ पे लगाया। मतलब अगर आप कंपनी को छोड़ने के लिए जाते हो, मतलब आप कहते हो कि अभी हम काम नहीं करना चाहते, तो कहते हैं कि कंपनी का जो लैपटॉप है वो भी आपको खरीदना पड़ेगा करके, नहीं खरीदेंगे करके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मतलब एज पर द एम्प्लॉयज़ ने जो आरोप यहाँ पे लगाया कि उन्होंने कहा कि उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो उसको रिफ्रेन यहाँ पे कर देंगे करके, ठीक है, अगर डिनाई किया तो इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया है। अभी इसमें कितना तथ्य है वो तो बात की बात है, बट जो लोग यहाँ पे पूछ रहे सर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मतलब कंपनी इतनी बड़ी है भाई, तो इसका बिजनेस लेवल पे इतना कोई बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कोई एम्प्लॉइज हो। एंड इसका एकदम ही इंपैक्ट अगर एकदम ही करोड़ में अगर आता होगा, तो अगर मान के चलो अगर ये सच है तो ठीक है, तो इतना कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस लेवल की एक्टिविटी क्या है जिसके चलते ओवरऑल बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आ जाए, ठीक है। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास की एक कंपनी है, ठीक है, जो सारी चीज़ें देखिए हर एक कंपनी में इस प्रकार के हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है। जो गलत है वो गलत ही रहेगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं एम्प्लॉय वो सही है कि नहीं, वो तो टाटा पावर ही इन्वेस्टिगेशन करके बताएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। बट इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा कंपनी यहाँ पे कोलैप्स हो जाए करके। तो इन चीज़ों के चलते आपको एज ए इन्वेस्टर डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इरेडा से रिलेटेड भी एक खबर का इंतजार हम लोग कई समय से यहाँ पे कर रहे थे, कौन सा, फंड रेजिंग से रिलेटेड। सो फिलहाल तो एक डेट बताई जा चुकी है 29 अगस्त को कंपनी के बोर्ड की मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, और मीटिंग का एजेंडा ही यही है कि कंसिडर करने जा रहे हैं 4,500 करोड़ का फंड रेजिंग, ठीक है। अभी ये फंड रेजिंग की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि बोला गया था कि माइट भी एफपीओ के जरिए ही ये फंड रेज यहाँ पे कर सकते हैं करके। अभी होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले तो उनको 29 अगस्त को यहाँ पे मीटिंग में यहाँ पे एक साथ आना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा कि क्या भाई 4,500 करोड़ का फंड रेजिंग करना है कि नहीं, येस और नो। एंड उसके बाद मीडियम क्या रहेगा, किसके थ्रू किया जाएगा, वो डिसाइड किया जाएगा। मतलब एफपीओ के जरिए करना है, फर्दर पब्लिक ऑफर के थ्रू करना है, या फिर जो अभी जेन टेक्नोलॉजी ने जैसे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यूआईपी के जरिए फंड रेजिंग किया वैसा करना है, या फिर राइट इशू के थ्रू करना है, या फिर प्रेफरेंशियल इशू के चलते करना है, या फिर कोई और अगर ऑप्शन अगर रहेगा उसके थ्रू करना है, ये भी वो बाद में यहाँ पे डिसाइड यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी लोग ये भी एक सवाल पूछते हैं, सर ये राइट इशू क्या होता है। राइट इशू मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अभी कोई शेयर 100 रुपये पे है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, और कंपनी कहती है कि फंड रेज करना है, तो वो कहते हैं कि एक काम कर लेते हैं, राइट इशू लेके आते हैं। राइट इशू मतलब जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी शेयर है कंपनी का, ठीक है, उनको एक लेटर चला जाएगा कि भाई हमें फंड की ज़रूरत है, क्या आप हमारे कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, चलो आपको हम लोग, आप हमारे अपने हो, मतलब हमारे ऊपर भरोसा रखा है आपने, हम आपको यही शेयर 100 रुपये का 90 पे देते हैं, मतलब 10% का डिस्काउंट। हम बाहर वालों को वो डिस्काउंट नहीं देना चाहते, आपको देना चाहते हैं। तो क्योंकि आप हमारे कंपनी में पैसा लगा कर बैठे हुए, मतलब आप हमारे बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, तो इसीलिए हम आपको 10% का वो डिस्काउंट देना चाहते हो, 90 रुपये में आपको मिलेगा। आपको एक्सरसाइज करना है, मतलब वो ऑप्शन, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, 90 रुपये में वो शेयर मिल जाएगा 10% डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। नहीं अप्लाई करना चाहते हो
तो नहीं भी अप्लाई कर सकते, वो ऑप्शन आपका लैप्स यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है राइट इशू, आपको राइट दिया जाता है, कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाने वाली एक फैसिलिटी यहाँ पे होती है। आपने कितनी बार सुना होगा कि कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है, फ्री में शेयर नहीं बांटे जा रहे भाई, ठीक है, वो डिस्काउंट के ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं अभी इरेडा में क्या होता है करके, देन बात करेंगे दोस्तों। तो आरवीएनएल से रिलेटेड एक अपडेट यहाँ पे सामने यहाँ पे आ रहा है कि आरवीएनएल अभी अपना जो प्रेजेंस है, इन्होंने एक MOU साइन यहाँ पे किया है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। सो अलग अलग एशियन प्रोजेक्ट में भी आरवीएनएल हम लोगों को अभी धीमे धीमे करके जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आज ही के दिन की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये एक्सचेंज को यहाँ पे फाइल करके यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। जो ये प्रोजेक्ट की यहाँ पे बातें यहाँ पे बोली जा रही है, सो माइट भी हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वहाँ पे हम लोगों को इससे रिलेटेड ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे शायद से कोलैबोरेशन के थ्रू ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी खबर फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक अच्छी खबर है, डेफिनेटली हम कह सकते हैं जितना कंपनी अपना जो विस्तार है, एक्सपांशन है, इंडिया में तो इतना बड़ा स्कोप है ही है, बट विदेश में भी करेंगे तो अच्छी बात हम लोग को जरूर देखने को मिल जाएगी। वो मिडल ईस्ट कॉरिडोर तो भाई मैं तो उसके सपने देखना तो बंद ही कर दिया। वहाँ पे कभी भी अगर कुछ एडवांसमेंट अगर हो जाती है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वहाँ पे हम लोगों को वो चीज़ें रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो बनने वाला है, ठीक है, यूरोप को वो कनेक्ट यहाँ पे करेगा, वो हम लोग को सऊदी अरेबिया एंड इजराइल के थ्रू जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड अगर इजराइल एंड सऊदी अरेबिया ने अगर हाथ मिला लिए, ठीक है, तो फिर मतलब आप क्या ही बोलोगे, सब कुछ ही खत्म हो गया करके। तो वो कभी होने नहीं देगा, चाइना भी कभी होने नहीं देगा, यूएस चाहेगा कि वो होना चाहिए करके, इसलिए वो इंडिया को साथ लेकर यहाँ पे चल रहा है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा गया, जब भी वो प्रोजेक्ट होने की बात होगी, मिडल ईस्ट कॉरिडोर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की, तो यूजुअली आप देखोगे तभी कभी ना कभी वॉर जैसी स्थिति वहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएगी, और इसके पीछे चाइना का भी हाथ हम लोग को जरूर देखने को मिलता रहेगा। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। देन IRFC की बात करेंगे तो डेफिनेटली IRFC के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। IRFC बेसिकली ऐसे ही जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रहते हैं रेलवे के, उनको फाइनेंस करने की कोशिश यहाँ पे करती है, तो इसी से रिलेटेड खबरें हम लोग को आते जाते देखने को मिलती रहती है। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।